किन चान कोंग अवाक रह गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि किन नान के हाथों में मौजूद साधारण कृपाण से वास्तव में इतनी भयावह शक्ति निकलेगी। इस बिंदु पर उसके पास अब पछतावे के लिए कोई जगह नहीं थी। वहां उपस्थित लोगों की आंखों के सामने एक तेज तलवार की रोशनी विशाल सफेद बाघ के सिर पर जोरदार तरीके से लगी। शक्तिशाली और अत्याचारी सफेद बाघ एक पल में बलपूर्वक टुकड़ों में कट गया। किन चान कोंग ने एक दयनीय चीख निकाली क्योंकि उसका शरीर पतंग की डोर की तरह अलग हो गया था। वह मारा गया, सीधा दीवार से जा टकराया। इस मैच का नतीजा सिर्फ एक चाल में तय हो गया। पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल एक खतरनाक सन्नाटे में डूब गया और भीड़ की आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ पल पहले का दृश्य उन्हें एक सपने जैसा लग रहा था। वे बस अपने होश में आने में असमर्थ थे। किन चान कोंग वास्तव में हार गया था। किन कबीले का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में हार गया था। किन चान कोंग, जिसके पास 5वीं श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था, वास्तव में किन नान के खिलाफ जीतने में असमर्थ था, जिसने अपनी मार्शल स्पिरिट का उपयोग भी नहीं किया था। ये कैसे संभव है? नान, तुम। किन कबीले के नंबर 1 विशेषज्ञ होने के नाते किन तियान सबसे पहले अपने होश में आया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता झलक रही थी। तुम्हारी कृपाण कला। क्या यह मध्यम वर्गीय मार्शल कौशल थंडर क्रैश तलवार कला है? हा, ये निश्चित रूप से मेरा बेटा है। तुमने वास्तव में अपनी कृपाण कला को इस हद तक निखारा है। हालांकि यह कृपाण के साथ एक के स्तर पर नहीं है, लेकिन ये पहले से ही इसके प्रवेश द्वार को छू चुका है। किन तियान ने अपने पिछले रवैये को भुला दिया। उसका रंग बहुत ही खिलखिला रहा था। हालांकि उसके शब्द अचानक गड़गड़ाहट की तरह थे। एक बार फिर कॉन्फ्रेंस हॉल में फेंके गए और उपस्थित लोगों को सदमे से अभिभूत कर दिया। किन नान ने वास्तव में एक मध्यम श्रेणी के मार्शल कौशल का उपयोग किया था। उसने एक मध्यम श्रेणी के मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया और वन विद द सेबर स्टेज के दरवाजे खटखटाए। इतना ही नहीं, बल्कि उसने किन चान कोंग को भी हराया था, जिसने एक उच्च श्रेणी के मार्शल कौशल का इस्तेमाल किया था और उसके पास 5वीं श्रेणी की मार्शल स्पिरिट भी थी। इस क्षण में उपस्थित लोगों और एल्डर्स ने अपने चेहरों पर एक दर्दनाक झुलसा देने वाली गर्मी महसूस की। उन्होंने किन नान के मार्शल स्पिरिट ग्रेड का मजाक उड़ाया, दावा किया कि उनकी साधना बेकार है, लेकिन फिर किन नान के बॉडी टेम्परिंग दायरे की चौथी परत ने उन्हें मुंह पर तमाचा मारा। हालांकि अभी उन्होंने किन नान का एक बार फिर से मजाक उड़ाया क्योंकि उन्होंने किन चान कोंग से द्वंद्वयुद्ध का अनुरोध स्वीकार कर लिया था, यह मानते हुए कि वह अपनी हार का कारण बन रहा था। लेकिन एक बार फिर वे किन नान की चौंकाने वाली क्षमताओं से चौंक गए। इसने भीड़ को किन नान की पिछली उपलब्धियों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। न्यू नॉवेल्स अपडेट्स ऑन नवंबर LBIN.com। तो क्या हुआ अगर यह केवल प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था? एक प्रतिभाशाली व्यक्ति तो प्रतिभाशाली होता है, उसकी प्रतिभा को दबाना असंभव है। अगले ही पल उन्होंने सीधे किन नान की ओर देखा। उनकी आंखें अब तिरस्कार से बंद नहीं थीं। हालांकि प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के भविष्य में कोई संभावना नहीं होती है और यह किन चान कोंग के साथ अतुलनीय है, लेकिन वर्तमान किन नान विजयी हुआ। चाहे जो भी हुआ हो, वह वही था जिसने जीत का दावा किया था, इसलिए कोई केवल उसका सम्मान कर सकता था। तुम। किन ताइबा ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और कांपती उंगलियों से किन नान की ओर इशारा किया। उसने लगातार 10 बार तुम दोहराया, इससे पहले कि पू की आवाज सुनाई दे। वह इतना क्रोधित था कि उसे खून की खांसी होने लगी। मूल रूप से किन तियान की जगह किन तिबा को लाने का मामला पहले ही तय हो चुका था, लेकिन किसने सोचा होगा कि किन नान बीच में आ जाएगा। किन तिबा को गुस्सा क्यों नहीं आता? हालांकि चाहे वह कितना भी गुस्सा क्यों न हो, वह इसे अपने दिल में ही दबाए रख सकता था। इससे उसके अंदर अंदरूनी चोटें लग गईं। असंभव, ये कैसे संभव है? एक तीखी आवाज गूंजी। किन चान कोंग गुस्से से भरे चेहरे के साथ खड़ा हुआ और वह पागलों की तरह चिल्लाया, तुम्हारे जैसा बेकार आदमी मुझे कैसे हरा सकता है? मैं प्रतिभाशाली हूं, तुम सिर्फ बेकार हो। इस समय किन चान कोंग आखिरकार पागल हो गया था, क्योंकि वह बिना वजह की बातें कर रहा था। किन चान कोंग एक तुच्छ व्यक्ति से पराजित होने के बाद पागल कैसे नहीं हो सकता था, जिसके पास प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था। इसके अलावा उसने अपनी मार्शल स्पिरिट का भी इस्तेमाल नहीं किया, जबकि किन चान कोंग ने खुद एक उच्च श्रेणी के मार्शल कौशल और अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। किन चान कोंग, किन कबीले में नंबर 1 प्रतिभाशाली होना चाहिए। किन नान का चेहरा भावहीन था। अगर कोई उसे ध्यान से देखे तो उसे ठंडे पसीने की एक परत दिखाई देगी। जैसा कि किन तियान ने पहले कहा था, किन नान ने केवल वन विद द सेबर रियल्म के प्रवेश द्वार को छुआ था। उसने अभी जो सांस रोक देने वाला चॉप इस्तेमाल किया था, वह पहले ही उसकी शारीरिक क्षमताओं से परे था। कुछ तो बोलो, किन चान कोंग चिल्लाता रहा, कचरा, कुछ तो बोलो। हालांकि किन नान की ताकत खत्म हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी पहले जैसी ही थीं। एक ठंडी आभा बिखेर रही थी। किन चान कोंग, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी 5वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट प्रभावशाली है? मैं तुम्हें बता दूं, लोगों से परे लोग हैं और स्वर्ग से परे स्वर्ग हैं। इसलिए तुम्हें खुद को ज्यादा नहीं आंकना चाहिए। ये देखते हुए कि तुम किन कबीले के शिष्य हो, मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। आज तुम मेरे मुकाबले के नहीं हो और न ही भविष्य में होगे। इसलिए अपनी कुत्ते जैसी आंखों से लोगों को नीचा मत देखो। किन चान कोंग इतना गुस्सा हो गया कि उसका शरीर कांपने लगा, उसका चेहरा बैंगनी हो गया, फिर भी अप्रत्याशित रूप से वह जवाब देने में असमर्थ था। उपस्थित लोगों के चेहरे एक बार फिर से लाल हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि किन नान ने जो शब्द कहे थे, वे उनके लिए भी थे। किन नान, मैं इस बारे में बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा। एक बार कचरा, हमेशा कचरा। आज तुमने मुझे हरा दिया है, लेकिन तो क्या, भविष्य में मैं रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का शिष्य बनूंगा, जबकि तुम कुछ भी नहीं रहोगे। पिता, चलो चलते हैं। जैसे ही किन चान कोंग इस बिंदु पर पहुंचा, उसने किन नान की आंखों में ठंडक महसूस की। उसका दिल अचानक कांप उठा और उसने अब और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसने किन तिबा को खींचकर जाने के लिए कहा। अगर वे और ज्यादा समय तक रुकते तो वे खुद पर और ज्यादा अपमान लाते। जैसे ही पिता और पुत्र चले गए, कॉन्फ्रेंस हॉल का माहौल एक बार फिर से जम गया। पहले तो कुछ लोग थे जो उस मौके का फायदा उठाकर भाग जाना चाहते थे। किन नान की नजर खुद पर पड़ने के बाद वे बस इसे बर्दाश्त करके वहीं रह सकते थे। वास्तव में उन्हें किन नान से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन नान की साधना निश्चित रूप से उनके लिए एक मैच नहीं थी। इसके अलावा किन नान की वर्तमान ताकत केवल अस्थायी रूप से मजबूत थी। दिन के अंत में उनकी मार्शल स्पिरिट केवल प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक की थी, जो कि किन चान कोंग के बराबर नहीं थी। हालांकि क्योंकि किन नान ने किन चान कोंग को जीत लिया था, जो उनके दिल में शिखर पर खड़ा था, इसने उनके डर को भड़काने की वृत्ति को जन्म दिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या वर्तमान लोग अभी भी मेरे पिता पर महाभियोग चलाने की योजना बना रहे हैं?
क्या ये तब भी गलत होगा यदि मेरे पिता मुझे 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां देते हैं? किन्नान ने उदासीनता से पूछा। जब उसने ये पूछा तो उपस्थित लोगों के सिर में खड़खड़ाहट सी महसूस हुई। ये कैसे संभव है? कुलपति किंतियान सिर्फ कबीले की प्रतिभा की सहायता कर रहे हैं। ये गलत कैसे है? मेरी राय में 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां देना अभी भी पर्याप्त नहीं है, थोड़ी और होनी चाहिए। ये सही है युवा भगवान किन्नान, आप हमारे किन कबीले के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आप पर कुछ बॉडी टेम्परिंग गोलियां खर्च करना कोई समस्या नहीं है। हमारे किन कबीले के कुलपति का पद केवल कुलपति किंतियान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। इन उपस्थित लोगों ने अपना रवैया पूरी तरह से बदल दिया, इसे चापलूसी और मीठी बातों से भर दिया। अब जबकि किन चांगकोंग और किन ताइबा चले गए हैं, वे कबीले में किंतियान की स्थिति पर महाभियोग लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे। किन चांगकोंग रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का शिष्य बन जाएगा, हालांकि वे ऐसा नहीं करेंगे। अगर वे इस बिंदु पर महाभियोग लगाना जारी रखते हैं तो कौन जानता है कि अगर किंतियान ने अपना कदम उठाया तो क्या होगा। किंतियान ने दूसरों की ओर देखा। उसकी आंखों में दुख के साथ साथ थोड़ी उदासीनता भी थी। ये सब देखने के बाद किंतियान को एक बात पर बहुत स्पष्टता थी। किन कबीले के लोगों की यह भीड़ लंबी घास की तरह थी। जहां भी ज्यादा फायदा होता वे उस दिशा में आगे बढ़ते। उनमें किसी भी तरह की वफादारी नहीं थी। उस पल किंतियान को अचानक थोड़ा सुस्ती महसूस हुई। नान ए, ठीक है, चलो चलते हैं। किंतियान ने अपने हाथ हिलाए और गर्व से किन्नान की ओर देखा। पिताजी, एक क्षण रुकिए, मुझे अभी भी उपस्थित लोगों से कुछ बातें कहनी हैं। किन्नान की निगाहें शांत थीं और वह उपस्थित लोगों की ओर देख रहा था। लोग थोड़े चौंके, फिर वे ध्यान से सुनने लगे। आप किन कबीले के उपस्थित लोग हैं और तदनुसार आप मेरे वरिष्ठ भी हैं, किन्नान ने बिना किसी भावना के कहा। हालांकि आज जो मामला हुआ उसके बाद आप अब मेरी नजर में वरिष्ठ नहीं हैं। उसके मुंह से निकले पहले शब्दों ने वहां मौजूद ज्यादातर लोगों के चेहरे पर एक बड़ा बदलाव ला दिया। किन्नान को इसकी कोई परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसका लहजा और भी तीखा होता गया। मेरी नजर में तुम एक लंबी घास की तरह हो जो सत्ता के साथ बह रही हो। एक पक्ष जितना मजबूत होता है तुम उतना ही उसके पक्ष में झुकते हो। तुमने मेरे पिता के कुलपति के पद पर आक्षेप लगाया, जबकि बार बार यह कहते हुए कि ऐसा मेरे पिता ने मुझे, एक बर्बाद बेटे को, लापरवाही से 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां देने के कारण किया था। हालांकि तथ्य क्या है? किन कबीले के विकास के पीछे कौन था? मेरे पिता। अगर हम मेरे पिता के योगदान को छोड़ दें तो भी हम उनके द्वारा किए गए अपार काम को गिन सकते हैं। तो क्या हुआ अगर उन्होंने अपने बेटे को 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां दी? और उन्होंने इस काम की भरपाई के लिए अपना वेतन भी इस्तेमाल किया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग मानते हैं कि कुलपति को किसी भी तरह की व्यक्तिगत भावनाएं नहीं रखनी चाहिए? जैसे ही किन्नान ने यह कहा उसकी आंखों में क्रोध उमड़ने लगा। हालांकि आपके व्यवहार ने मुझे बहुत निराश किया है। आप में से कोई भी मेरे पिता के प्रयास को नहीं समझता है और आप में से कोई भी एक पिता की जिम्मेदारी को नहीं समझता है। आप सभी सिर्फ किन चांगकोंग को रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के लिए एक शिष्य के रूप में चुने जाने के मामले को देखते हैं। हर शब्द में किन्नान का बहुत ज्यादा गुस्सा था। यही कारण था कि किन्नान ने इस बार दरवाजे को रौंदने का फैसला किया। किंतियान ने किन कबीले के लिए जो बलिदान दिए थे वे असीम थे। हालांकि इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों के एक समूह ने उस पर हमला कर दिया। इस तरह की हरकत ने लोगों को वाकई कड़वा बना दिया। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, जब समय आएगा तो आप जो भी चुनेंगे वह आप पर निर्भर है। मुझे पता है कि किन ताइबा निश्चित रूप से इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे और न ही किन चांगकोंग। हालांकि मेरे पास आपके लिए एक और चेतावनी है। अपना निर्णय लेने के बाद बेहतर होगा कि आप उस पर पछताएं नहीं। अपनी बात समाप्त करने के बाद किन्नान का चेहरा फिर से शांत हो गया। अब वह उपस्थित लोगों की निगाहों पर ध्यान नहीं दे रहा था। किंतियान के साथ वह सम्मेलन हॉल से बाहर चला गया। हॉल में मौजूद लोग होश में आ गए और एक दूसरे को निराशा से देखने लगे। कई शिष्य किन कबीले के मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड पर क्रॉस लेग बैठे हुए देखे गए। उनके पीछे उनकी मार्शल आत्माएं मंडरा रही थीं, जो लगातार स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित कर रही थीं। इन शिष्यों ने स्पष्ट रूप से अभी तक कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई घटनाओं की खबर नहीं सुनी थी। एक शिष्य जिसने अपने शरीर पर एक शानदार वस्त्र पहना हुआ था और उसके चेहरे पर बहुत गर्व था, उसने अपना मुंह खोला और कहा, सभी लोग अपनी साधना रोक दें। क्या आप लोग जानते हैं कि किन कबीले के महान हॉल में क्या हुआ था? जैसे ही शिष्यों ने यह कहा उसने तुरंत उपस्थित लोगों का ध्यान आकर्षित किया और कुछ ने तुरंत पूछा, भाई किन हाई, किन कबीले में क्या हुआ? जल्दी से मुझे बताओ। अन्य शिष्य भी उत्सुकता से भरे चेहरों के साथ प्रतीक्षा कर रहे थे। किन हाई ने चौथी श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाया था, जो किन चांगकोंग के बाद दूसरे स्थान पर है। इस प्रकार उसके लिए ऐसी खबर प्राप्त करना आम बात थी जो अन्य शिष्यों को अभी तक पता नहीं थी। जैसे ही किन हाई ने भीड़ की निगाहें खुद पर महसूस की, उनका चेहरा गर्व से भर गया। उन्होंने कुछ विस्मयकारी जानकारी दी। इस कबीले की बैठक में बड़े भाई किन चांगकोंग किंतियान के कुलपति पद पर महाभियोग लगाने जा रहे हैं। जब उसने ये कहा तो सभी के चेहरों पर बड़ा आश्चर्य झलक रहा था। किन चांगकोंग वास्तव में कबीले में किंतियान की स्थिति पर महाभियोग लगा रहा है। ये वाकई बहुत आश्चर्यजनक है। हालांकि जल्द ही शिष्यों को होश आ गया और उनके चेहरों पर उत्साह साफ झलक रहा था। उनमें से कोई भी इस घटना से नाराज नहीं लग रहा था। हा, किंतियान पर महाभियोग लगाना ही सही है। उस आदमी ने वास्तव में अपने बेटे को 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां दी थीं। ये सही है। किन्नान जैसे बेकार व्यक्ति को इतने सारे अमृतों का उपयोग करने का आनंद क्यों मिलना चाहिए? अपने बेटे की बर्बादी के बावजूद वह वास्तव में ऐसा कुछ करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? उसके पास अब कुलपति बनने की योग्यता बिल्कुल नहीं है। हा, बड़े भाई किन चांगकोंग जो कर रहे हैं वह सही ही है। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम अल्पविराम उद्धरण चिन्ह। सभी उपस्थित शिष्यों ने किंतियान की निंदा करना शुरू कर दिया। जब कुछ समय पहले किंतियान ने किन्नान को 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां हस्तांतरित की तो वे बेहद ईर्ष्यालु और जलनशील थे। हालांकि उन्होंने किंतियान को रोकने की हिम्मत नहीं की। अब किन चांगकोंग जो कर रहा था उससे उन्हें बेहद संतुष्टि महसूस हुई। जैसे ही किन हाई ने सभी की प्रतिक्रिया को महसूस किया, वह अत्यधिक संतुष्ट महसूस कर रहा था क्योंकि वह उन्हें चौंकाता रहा। किंतियान निश्चित रूप से अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए नहीं रखेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि बड़े भाई किन चांगकोंग को पहले से ही रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के लिए एक शिष्य के रूप में चुना गया है। 5 दिनों में रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय लिंशुई शहर में आता है और आधिकारिक तौर पर उसका स्वागत करेगा। अगले ही पल सभी की भावनाएं उमड़ पड़ी। हर एक शिष्य की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। किन चांगकोंग वास्तव में रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के लिए चुने गए शिष्यों में से एक बन गया है।
उपस्थित लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया कि रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय किस तरह का अस्तित्व बनाए रखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय उनका उद्देश्य था। रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय में प्रवेश करना उनका सपना था। कुछ देर बाद इन शिष्यों की आंखों में किन चांगकोंग के प्रति बहुत श्रद्धा थी। किन चांगकोंग अब ऐसा अस्तित्व नहीं रह गया था जिसे वे पार कर सकें। किन हाई हंसा। अचानक उसे कुछ ऐसा याद आया जिससे उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव आ गया। उसने मजाक करते हुए कहा, जब किन तियान कबीले के मुखिया के रूप में अपना पद खो देगा तो किन नान का भाग्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हा हा हा। जैसे ही वह हंसने लगा, अन्य लोग भी हंसने लगे। वर्तमान किन नान की गिनती किस रूप में की जाती है? वह सिर्फ एक कचरा था जिसके पास प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था। अगर किन नान एक समय में लिंचुई शहर का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति न होता, साथ ही किन तियान का बेटा भी न होता, तो वे उसे जरा भी तवज्जो नहीं देते। हालांकि इसी समय एक व्यक्ति अचानक मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड में घुस आया और उन्मत्तता से चिल्लाया, वहां एक बड़ी घटना हुई है। सभी ने एक साथ उस आकृति की ओर देखा और किन हाई स्वाभाविक रूप से उनमें से एक था। एक अनजान स्वर में किन हाई ने पूछा, क्या गड़बड़ है? क्या उन्होंने किन तियान की स्थिति पर महाभियोग लगाया है? हा हा हा, हमें इस मामले के बारे में बहुत पहले से पता था। अन्य लोग फिर से हंसने लगे। जैसे ही वहां आए लोगों ने हंसी सुनी, वे तुरंत चौंक गए और अपनी सांस रोक ली जब तक कि उनके चेहरे लाल नहीं हो गए। आखिरकार उन्होंने कहा, सबसे हालिया समाचार बताता है, किन नान ने सम्मेलन के हॉल में अतिक्रमण किया। लोंगहू पर्वत श्रृंखला में उसका एक भाग्यशाली सामना हुआ, जिससे उसकी साधना बॉडी टेम्परिंग क्षेत्र की चौथी परत को तोड़ देती है। किन नान और किन चांगकोंग के बीच ये तय करने के लिए लड़ाई हुई कि कौन श्रेष्ठ है, और सिर्फ एक ही चाल में किन नान ने किन चांगकोंग को हरा दिया, जो अपनी मार्शल स्पिरिट की सबसे मजबूत चाल का इस्तेमाल कर रहा था। धमाका। जैसे ही शिष्यों ने ये सुना, उन्हें लगा जैसे उनके सिर फट रहे हैं। किन नान जैसे बर्बाद व्यक्ति का सौभाग्यपूर्ण सामना हुआ और उसने बॉडी टेम्परिंग दायरे की चौथी परत को तोड़ दिया। उसने किन चांगकोंग को हराने के लिए केवल एक ही चाल का इस्तेमाल किया, जबकि वह अपनी मार्शल स्पिरिट की सबसे मजबूत चाल का इस्तेमाल कर रहा था। किन नान जैसा बर्बाद व्यक्ति इतना भयावह कैसे हो सकता है? नवीनतम उपन्यासों का अनुसरण करें और नो बेलबन.com। यह किन हाई को विश्वास से परे झटका लगा। वह एक भी शब्द नहीं बोल सका। उसे पहले की अपनी खिल्ली याद आ गई और वह कांपने लगा। न केवल वह, बल्कि अन्य शिष्य भी कांपने लगे। तो क्या हुआ अगर किन नान के पास केवल प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था? उसकी साधना पहले ही बॉडी टेम्परिंग दायरे की चौथी परत तक पहुंच चुकी थी और उसने किन चांगकोंग को हराने के लिए केवल एक ही चाल का इस्तेमाल किया जिसने अपनी सबसे मजबूत चाल का इस्तेमाल किया था। ये लोग वर्तमान किन नान से कैसे तुलनीय हैं? निश्चित रूप से उनके पास कोई योग्यता नहीं थी। मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड पर मौजूद शिष्य अचानक आए इस खबर से हैरान थे, लेकिन कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई घटना की खबर जल्दी ही किन कबीले के अंदरूनी हिस्से और लिंचुई शहर तक फैल गई। इस बार हर कोई पूरी तरह से अचंभित था। किन नान ने किन चांगकोंग को हराने के लिए सिर्फ एक चाल चली। ये वास्तव में प्रसिद्ध बर्बादी थी। किन नान। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोगों ने जल्दी ही अपने होश संभाल लिए और उनमें से किसी ने भी इस मामले को अपने दिल में नहीं रखा। आखिरकार किन नान के पास सिर्फ एक प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था। उसकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से बेहद नीरस होंगी। इस बार शायद उसका सामना सौभाग्य से हुआ हो, लेकिन क्या अगली बार भी ऐसा होगा? किन चांगकोंग 5वीं श्रेणी का हुआंग रैंक वाला प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि इस बार किन चांगकोंग हार गया हो, लेकिन उसका भविष्य निश्चित रूप से असीम और अतुलनीय होगा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। इस समय किन कबीले के एक आलीशान दरबार में। मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे जरूर मार डालूंगा। किन चांगकोंग की आंखें लाल हो गईं, उसकी हत्या करने वाली आभा बह निकली। उस कचरे ने वास्तव में मुझे हरा दिया। कैसे कैसे? किन ताइबा ने किन चांगकोंग की आंखों में देखा और अपना सिर हिलाया। हालांकि उसका दिल भी अतुलनीय रूप से क्रोधित था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन नान ने उसकी योजना को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। न केवल किन ताइबा ने कुलपति के रूप में पदभार नहीं संभाला, बल्कि उनके बेटे किन चांगकोंग को भी पराजित किया गया। इस प्रकार एक दर्दनाक अनुभव को पीछे छोड़ दिया जो उसके विकास को प्रभावित करेगा। शांत हो जाओ, किन ताइबा ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए कहा। उसने फुसफुसाते हुए कहा, 5 दिन बाद रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के एल्डर बाई हिंग यहाँ आएंगे। एल्डर बाई हिंग द्वारा आधिकारिक रूप से आपको अपना शिष्य बनाने के बाद हम आखिरकार आज जो हुआ उसका बदला लेने में सक्षम होंगे। हम किन नान और किन तियान पिता और पुत्र को पीड़ा पहुंचाएंगे। हाँ, एक बार एल्डर बाई हिंग यहाँ आ जाएं तो मैं उन्हें जरूर दिखाऊंगा। किन चांगकोंग ने भूखे भेड़िए जैसी नजर से देखा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। इस बीच लिंचुई शहर के दूसरी ओर फैंग कबीले के भीतर एक निजी कमरे में एल्डर बाई हिंग के यहाँ आने में कितना समय लगेगा? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पूछा। इस व्यक्ति ने अपने शरीर पर सफेद बाघ की खाल ओढ़ी हुई थी और उसका शरीर बहुत ऊंचा था, जिससे एक अवर्णनीय दबाव निकल रहा था। वह फैंग कबीले का कुलपति फैंगली था। वह 3 दिन में यहाँ आ जाएगा। फैंगली के सामने खड़ा युवक हंसा। बुजुर्ग बाई हिंग ने किन कबीले से कहा है कि वह 5 दिन बाद आएगा। हमारे पास अपने मामलों की देखभाल करने के लिए 2 दिन हैं। फैंगली की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि इस बार किन कबीला कैसे बचेगा। जैसे ही युवक ने यह सुना, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने कहा, पिताजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस योजना का क्या मतलब है। आखिर ये किन कबीले के लोग कौन हैं? किन कबीले का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति किन चांगकोंग मेरी नजरों के सामने कचरा है। मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डर सकता। वह युवक फैंगली का बेटा था, जो फैंगजू के भाई फैंगरुलोंग का बेटा था। फैंगली ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और फिर कहा, तुम समझ नहीं रहे हो। किन कबीले के छात्रों में 5वीं और 4थी कक्षा के रैंक वाले मार्शल स्पिरिट की क्षमता है। हम पूरे किन कबीले को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं और कुछ भी पीछे न छोड़ें। फैंगरुलोंग भावशून्य था। उसकी आंखों से झलकते खून के प्यासे इरादे से कोई यह भी बता सकता था कि उसने फैंगली द्वारा कहे गए शब्दों को दिल से नहीं लिया। फैंगली को अचानक कुछ याद आया और उसने कहा, मैंने सुना है कि किन नान ने किन चांगकोंग को हरा दिया है। ये सुनते ही फैंगरुलोंग ने बिना कुछ कहे तिरस्कार में उपहास किया। ये बहुत स्पष्ट था कि किन नान के पास फैंगरुलोंग के लिए टिप्पणी करने की योग्यता नहीं थी। पूर्व नंबर 1 प्रतिभाशाली किन नान फैंगरुलोंग के दिल में एक दुर्जय प्रतिद्वंद्वी था। हालांकि वर्तमान में किन नान फैंगरुलोंग की झलक में सिर्फ एक ही चीज थी, एक कच्चा, ऐसा कुछ भी नहीं जिससे वह डरता। फैंगली ने भी अपना सिर हिलाया। ऐसा लगा जैसे वह किन नान का जिक्र करने के लिए खुद को डांट रहा हो।
उसने फिर पूछा, अच्छा तुम्हारी बहन के बारे में कोई खबर क्या है? फेंग रुलोंग ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसकी बहन उसकी देखभाल के लायक नहीं थी। फेंग ली ने नाराजगी में कहा, ये फेंग जू दिन ब दिन पागल होती जा रही है। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जाओ और खेती करो। अगर किसी चीज की कमी है तो आओ और मुझे दो। कॉन्फ्रेंस हॉल से निकलकर किन्नान सीधे किंतियान के साथ कुलपति के आंगन में गए। जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, टाई सैन, जो इंतजार कर रहा था, ने तुरंत पूछा, बड़े भाई चीजें कैसी रहीं? किंतियान ने हंसते हुए कहा, छोटी सैन, मैंने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया है। अगर किन्नान न होती तो मुझे नहीं पता होता कि आज की घटनाओं से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि किंतियान पहले से ही मामले को अच्छी तरह से समझ चुका था, फिर भी जब उसने इसके बारे में सोचा तो वह केवल आहें ही भर सका। टाई सैन आखिरकार शांत हो गया। उसके बाद उसका चेहरा लाल हो गया जब उसने किन्नान को देखा। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने कहा, युवा प्रभु, मैं पहले बस चिंतित था। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी कही गई बातों को अपने दिल पर नहीं लेंगे। चिंता मत करो अंकल सैन, मुझे पता है कि आप मेरे पिता के लिए ऐसा कर रहे हैं। किन्नान ने हल्की मुस्कान दी। टाई सैन के प्रति किन्नान का रवैया हमेशा सम्मानजनक रहा था, इसलिए चाहे टाई सैन ने उसका कितना भी अपमान किया हो, किन्नान उसे दोष नहीं देगा। इस समय किंतियान को अचानक कुछ याद आया और उसने अपना चेहरा सख्त करते हुए किन्नान की ओर देखा। नान ए, हालांकि किंतिबा और बाकी लोग इस बार सफल नहीं हुए, फिर भी स्थिति अच्छी नहीं है। 5 दिनों में रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय आएगा और आधिकारिक तौर पर किनचान कोन को एक शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा। तब तक मैं कुलपति के रूप में अपना पद सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। किंतियान ने कुछ देर रुककर अपनी बात जारी रखी। इस बार तुमने उन्हें नाराज कर दिया है, इसलिए वे निश्चित रूप से इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। उनसे बदला लेने का इंतजार करने के बजाय तुम अपना सामान पैक करके क्यों नहीं चले जाते और हम किसी दूर देश में भाग जाते हैं। टाई सैन ने जब ये सुना तो उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने सिर हिलाया। ये स्पष्ट था कि वह किंतियान की बात से सहमत था। हालांकि किन्नान को बॉडी टेम्परिंग दायरे की चौथी परत को तोड़ने के लिए केवल आधे महीने की आवश्यकता थी और उसने सेबर वाले दायरे के प्रवेश द्वार को छू लिया था, फिर भी उसकी मार्शल स्पिरिट अभी भी केवल प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक की थी। ये निश्चित रूप से मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट का शिष्य बनने के लिए पर्याप्त नहीं था। मिस्टिक स्पिरिट सेक्ट जैसे महान संप्रदाय शिष्यों का चयन करते समय मार्शल स्पिरिट के ग्रेड को प्राथमिकता देते हैं। किन्नान को जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई और उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। पिताजी, मैं नहीं जा रहा हूँ। अगर मैं अभी चला गया तो मुझे डर है कि मैं फिर कभी बिना किसी चिंता के आराम नहीं कर पाऊंगा। डरो मत पिताजी, अंकल सैन, मेरी अपनी योजनाएं हैं, इसलिए आपको इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जब किंतियान और टाई सैन ने यह सुना तो उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन आखिरकार उन्होंने ऐसा न करने का फैसला किया। वे मौजूदा स्थिति के बारे में चिंता क्यों न करें। हालांकि किन्नान के व्यक्तित्व को देखते हुए उन दोनों ने एक साथ अपना सिर हिलाया। भले ही वे उसे आगे सलाह दें, लेकिन उसका फैसला अपरिवर्तित रहेगा। फिर भी किंतियान ने आगे बहस क्यों नहीं की। इसका कारण यह था कि उसे लग रहा था कि उसके अपने बेटे के पास एक और दुर्जय तुरुप का पत्ता छिपा है। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि वे जानते थे कि किन्नान एक लापरवाह व्यक्ति नहीं था। किन्नान ने उन दो लोगों को देखा और सोचा, उसने अभी भी उन्हें फेंग रुलोंग के साथ मामले के बारे में नहीं बताया था। मूल रूप से जब किन्नान ने टाई सैन से सुना कि किनटाइबा कबीले में किंतियान की स्थिति पर महाभियोग लगाने की योजना बना रहा है, तो वह दिव्य युद्ध आत्मा को रिहा करने, स्थिति को बदलने और किनचानकोन को हराने की योजना बना रहा था। हालांकि जब उसने सुना कि किनचानकोन को रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के लिए एक शिष्य के रूप में चुना गया था, तो किन्नान ने अंततः खुद को संयमित करने और दिव्य युद्ध आत्मा को रिहा न करने का फैसला किया। ये फेंग कबीले के फेंग रुलोंग की वजह से था। फेंग कबीले ने सार्वजनिक रूप से यह तथ्य जारी नहीं किया था कि फेंग रुलोंग ने छठी कक्षा के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट को जगाया था। इससे किन्नान को इसके पीछे के कारण पर सवाल उठने लगे। इस संदेह के आधार पर किन्नान को यह महसूस हुआ कि फेंग कबीला 5 दिन बाद शिष्यों के चयन के दौरान एक बड़ा कदम उठाएगा। वह किंतियान और टाई सैन को इस बारे में नहीं बताना चाहता था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उन्हें बहुत ज्यादा चिंताएं हों। इसके अलावा भले ही फेंग कबीले में किसी तरह की साजिश हो, फिर भी यह किन्नान के लिए कोई समस्या नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन्नान का तुरुप का पत्ता दिव्य युद्ध आत्मा था, जो 7वीं कक्षा के हुआंग रैंक तक पहुंच गया था। ठीक वैसे ही जैसे किन्नान ने अतीत में फेंग जू से कहा था, वह फेंग रुलोंग से बिल्कुल भी नहीं डरता था। इस बात पर विचार करते हुए किन्नान का दिल शांत हो गया। किंतियान और टाई सैन को अलविदा कहने के बाद वह अपने आंगन में लौट आया। अपने आंगन में वापस जाते समय किन्नान को कुछ दिलचस्प बात देखने को मिली। कबीले के सेवक, साथ ही शिष्य जो पहले उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते थे, अब उसका अभिवादन करने की पहल कर रहे थे। किन्नान मन ही मन हंसा। ऐसा लग रहा था कि कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई घटना इन सेवकों और शिष्यों तक पहले ही फैल चुकी थी। हालांकि किन्नान ने उनकी अनदेखी की। ये वही लोग थे जिन्होंने अतीत में उसका उपहास किया और उसका मजाक उड़ाया था। इसलिए अब इसके लिए पश्चाताप करने की कोशिश करना बहुत देर हो चुकी थी। अपने आंगन में वापस आने के बाद किन्नान जल्दी से अपने घर के अंदर गया और कई जेड बोतलें निकाली, उनमें से बॉडी टेम्परिंग गोलियां निकाली। ढेर में इन गोलियों से निकलने वाली आध्यात्मिक क्यूई बेहद घनी थी। मुझे आश्चर्य है कि इन 500 शारीरिक तड़का लगाने वाली गोलियों के साथ दिव्य युद्ध आत्मा किस स्तर तक पहुंच सकती है। किन्नान ने गहरी सांस ली, उसके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। यदि कोई पिछली शर्त के अनुसार चले तो 10 बॉडी टेम्परिंग गोलियां दिव्य युद्ध आत्मा के ग्रेड को 1 बढ़ाने के लिए पर्याप्त थीं। उस स्थिति में क्या 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां दिव्य युद्ध आत्मा को पौराणिक त्यान रैंक तक नहीं पहुंचाएंगी? स्वाभाविक रूप से किन्नान जानता था कि यह विचार थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था। जब तक वह इसे जुबान रैंक वाली मार्शल स्पिरिट तक बढ़ा सकता था, तब तक वह संतुष्ट रहेगा। किन्नान ने अपने विचार एकत्रित किए और 7 सुनहरी किरणों के चमकने पर पैर मोड़कर बैठ गया। दिव्य युद्ध आत्मा का अवतार उसकी पीठ के पीछे प्रकट हुआ, हवा में ऊंचा खड़ा था, उसकी आभा पहले की तरह ही प्रभावशाली थी। जैसे ही उसने दिव्य युद्ध आत्मा को छोड़ा, किन्नान ने तुरंत अपने हाथ से आगे बढ़कर बॉडी टेम्परिंग पिल्स को निगल लिया। जैसे ही बॉडी टेम्परिंग पिल्स ने किन्नान में प्रवेश किया, दिव्य युद्ध आत्मा ने पिछली बार की तरह ही एक अमूर्त आकर्षण छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे अमृत पूरी तरह से अवशोषित हो गया। 1 गोली, 4 गोलियां, 7 गोलियां, 9 गोलियां। जैसे ही उसने 10वीं बॉडी टेम्परिंग पिल उठाई, किन्नान थोड़ा घबरा गया। उसने उसे निगल लिया और दिव्य युद्ध आत्मा में हुए बदलावों को ध्यान से देखा। 1 सांस, 30 सांसों के बाद, लंबे समय तक इंतजार करने के बाद किन्नान को थोड़ी निराशा हुई और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। ये निश्चित रूप से उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था।
10 बॉडी टेम्परिंग गोलियां निगलने के बाद भी दिव्य युद्ध आत्मा की ग्रेड में वृद्धि नहीं हुई। चलो फिर से कोशिश करते हैं, देखते हैं मुझे कितने चाहिए। किन्नान ने जल्दी ही अपना संयम वापस पा लिया। पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने एक के बाद एक बॉडी टेम्परिंग पिल्स को अपने मुंह में डालना शुरू कर दिया। हालांकि इस बार के नतीजों ने किन्नान के दिल को बहुत नीचे गिरा दिया। 30 गोलियां, 80 गोलियां, 170 गोलियां, 350 गोलियां। किन्नान लगातार निगलता रहा जब तक कि वह 490 गोलियां तक नहीं पहुंच गया, लेकिन उसकी पीठ के पीछे दिव्य युद्ध आत्मा निष्क्रिय रही। इन बॉडी टेम्परिंग गोलियों की शक्ति एक विशाल समुद्र में गिरने वाली पानी की बूंद की तरह थी, जो दिव्य युद्ध आत्मा के भीतर गायब हो गई। ऐसा लगता है आखिरकार यह इतना आसान नहीं है। किन्नान ने एक तीखी मुस्कान पहनी, हालांकि उसने जल्दी से अपना रवैया बदल लिया। अमृत पर भरोसा करके ग्रेड बढ़ाने की क्षमता होना पहले से ही स्वर्ग के खिलाफ था। इससे भी ज्यादा असाधारण मांग करने का कोई कारण नहीं था। ये आखिरी 10 गोलियां हैं, चलो इन्हें एक साथ निगल लेते हैं, देखते हैं कि मैं ग्रेड बढ़ा पाता हूं या नहीं। किन्नान ने अपने दांत पीसते हुए बची हुई बॉडी टेम्परिंग पिल्स को एक साथ निगल लिया। इस बार वह निराश नहीं हुआ। दिव्य युद्ध आत्मा ने 10 शारीरिक तड़का लगाने वाली गोलियों की शक्ति को अवशोषित कर लिया। उसके बाद उसका पूरा शरीर अचानक कांप उठा। इसके बाद दिव्य युद्ध आत्मा के शीर्ष से एक सुनहरी किरण निकली। इससे दिव्य युद्ध आत्मा की आभा अचानक और भी अधिक भयानक और अत्याचारी हो गई। दिव्य युद्ध आत्मा ने आखिरकार 500 बॉडी टेम्परिंग गोलियां खाने के बाद 8वीं कक्षा में प्रवेश लिया था। हालांकि यह उससे कहीं अधिक जटिल था। जैसे ही किन्नान को खुशी महसूस हुई, दिव्य युद्ध आत्मा की आंखों के हट और धुंधले अवतार की रूपरेखा धीरे धीरे उसके शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में स्पष्ट हो गई। ऐसा लग रहा था मानो इस धुंधली दिव्य युद्ध आत्माओं की मूर्तियां खुल रही हों। ये NO12.com पर सबसे नया उपन्यास खोजें। किन्नान बहुत आश्चर्यचकित था। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि दिव्य युद्ध आत्मा कब बदल गई और उसकी छवि भी बदल गई। मूल रूप से जब किन्नान की साधना शरीर के संयम क्षेत्र की चौथी परत तक पहुंच गई थी, तो उसकी दृष्टि बहुत अच्छी हो गई थी। हालांकि उसे लगा कि उसकी वर्तमान दृष्टि 10 गुना बेहतर थी। जब किन्नान ने अपने आसपास देखा, तो 10 मील की परिधि में घास और पेड़ अविश्वसनीय रूप से साफ थे। यहां तक कि मिट्टी भरा पानी भी दिखाई दे रहा था। क्या मेरी दृष्टि वास्तव में बेहतर हो गई है? किन्नान के मन में एक विचार आया और उसने दिव्य युद्ध आत्माओं में अचानक आने वाले फलों के बारे में सोचा। उसका दिल एक बार फिर चौंक गया। जैसे ही दिव्य युद्ध आत्माओं की आंखें खुली, उसकी अपनी आंखों में भी एक बड़ा बदलाव आया। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि दिव्य युद्ध आत्माओं के विकास ने किन्नान के भौतिक शरीर को भी प्रभावित किया और अन्य लाभ भी लाया? न केवल यह अमृत के सेवन से रैंक बढ़ा सकता है, बल्कि मुझे पिछली बार अपनी धारणा में भी सुधार महसूस हुआ। मुझे डर था कि इसकी दिव्य युद्ध आत्मा से कुछ लेना देना है। अब मुझे पता है कि यह वास्तव में भौतिक शरीर को प्रभावित कर सकता है। ये दिव्य युद्ध आत्मा बस बहुत भयानक है। किन्नान ने लगातार सांसें लीं। वह अपनी भावनाओं को रोकने में पूरी तरह असमर्थ थी। हालांकि इस समय किन्नान के मन में एक विचार आया। मुझे आश्चर्य है कि मैं इस दिव्य युद्ध आत्मा की मदद से इस जीवन काल में किस स्तर तक पहुंच सकता हूं। इस पल में किन्नान को लगने लगा कि वह बहुत कम जानता है। उनकी दुनिया में मार्शल किंग पहले से ही सबसे मजबूत अस्तित्व था जिसके बारे में वह सोच सकते थे। वह मार्शल किंग के दायरे से ऊपर किसी से कभी नहीं मिला या उसके बारे में नहीं सुना था, इसलिए उसके बारे में बहुत कुछ निश्चित नहीं था। दिव्य युद्ध आत्मा ऐसा कोई नहीं है जो लड़ता नहीं है, और ऐसा कोई नहीं है जो जीतता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। किन्नान को अचानक अपने मन में शब्द याद आया और उसने खुद से कहा। थोड़ी देर बाद ही उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी आंखों से एक चमक निकल रही है। चूंकि मेरे पास इतनी भयानक मार्शल आत्मा है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मुझे अपना भविष्य कैसे निकालना चाहिए। मुझे रहस्यमयी आत्माओं के समूह में प्रवेश करना चाहिए। संप्रदाय में प्रवेश करके मैं वास्तव में इस दुनिया को समझ सकता हूं और एक और भी व्यापक दुनिया पर कदम रख सकता हूं, और फिर सभी परेशानियों को हरा सकता हूं। इस छोटे से क्षण में किन्नान के मार्शल हृदय ने दिव्य युद्ध आत्माओं के प्रेरित का अनुसरण किया और वह असीम रूप से गंभीर हो गया। अगले कुछ दिनों में रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के आने की खबर पूरे लिनशुई शहर में फैल गई। इस खबर ने निस्संदेह किन कबीले और फैंग कबीले के शिष्यों को उत्साह से भर दिया। उनमें से हर कोई जल्दी उठने लगा और देर से सोने लगा, इस उम्मीद में कि रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के आने तक उनका साधना स्तर एक बार फिर बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, किन कबीले और फैंग कबीले के उच्च वर्ग भी घबराहट में किसी चीज की तैयारी कर रहे थे। हालांकि इनमें से किसी का भी किन्नान से कोई लेना देना नहीं था। जब से किन्नान ने अपनी 8वीं कक्षा की हुआंग रैंक वाली मार्शल स्पिरिट को जगाया था, तब से वह बहुत मेहनती था, एक नीरस और थकाऊ साधना में प्रवेश कर रहा था। 3 दिन और 3 रातों के दौरान उसने साधना की। किन्नान ने जरा भी हरकत नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे वह पागल हो गया हो। आध्यात्मिक क्यूई संघनित सार के एक बड़े सर्प में बदल गई जो लगातार किन्नान के पूरे शरीर में घूम रही थी, जबकि दमनकारी विस्फोटक ध्वनियां छोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के भीतर चुपचाप बल का एक समूह फूट रहा था। 3 दिन और 3 रात की साधना के बाद 8वीं श्रेणी के हुआंग रैंक वाले मार्शल स्पिरिट के समर्थन के कारण किन्नान की वर्तमान आभा अतुलनीय रूप से तेज हो गई थी। उसकी आभा उसके चारों ओर इस हद तक फैल गई कि उसमें जमने के स्पष्ट संकेत दिखाई देने लगे। अचानक किन्नान ने अपनी आंखें खोली, उनमें एक रहस्यमय चमक दिखाई दी। बॉडी टेम्परिंग दायरे की चौथी परत है आंतरिक अंगों को परिष्कृत करना, अपने आंतरिक अंगों को अधिक लचीला और लचीला बनाना। उस स्थिति में बॉडी टेम्परिंग दायरे की 5वीं परत त्वचा, मांसपेशियों, हड्डियों और आंतरिक अंगों को एक और स्तर तक बेहतर बना देगी और उन्हें और भी मजबूत बना देगी। अगर मैं बॉडी टेम्परिंग दायरे की 5वीं परत तक पहुंच सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से अजेय हो सकता हूं। आग और पानी मेरे पास नहीं आ पाएंगे। इस क्षण में किन्नान के मन में कई सवाल धीरे धीरे खत्म हो गए, सब कुछ उसके लिए स्पष्ट हो गया। स्वाभाविक रूप से इस अवधारणा को समझने में उसकी आसानी का कारण 8वीं कक्षा की दिव्य युद्ध आत्मा में उसकी वृद्धि थी, साथ ही किन्नान का पागलपन भरा 3 दिन और 3 रात का ध्यान था। यही तैयार रहने का मतलब है, ताकि सफलता आसानी से मिल सके। अब आइए एक ही बार में बॉडी टेम्परिंग दायरे की 5वीं परत को तोड़ दें। किन्नान ने गहरी आवाज में चिल्लाया। उसके पूरे शरीर की ऊर्जा अचानक बढ़ गई और उसकी पीठ के पीछे दिव्य युद्ध आत्मा से एक शक्तिशाली आकर्षण बल भी फूट पड़ा। इस पल के भीतर किन्नान का शरीर एक विशाल भंवर की तरह बन गया था, जिसने सभी दिशाओं से आध्यात्मिक क्यूई को अपने शरीर में अवशोषित कर लिया था। जैसे ही राजसी आध्यात्मिक क्यूई ने उसे घेर लिया, किन्नान का भौतिक शरीर थोड़ा कांपने से खुद को रोक नहीं सका। धमाका! किन्नान के शरीर से लगातार विस्फोटों की एक श्रृंखला निकल रही थी। उसने अपने दांत पीस लिए क्योंकि वह अपने शरीर में आध्यात्मिक क्यूई की अत्यधिक मात्रा से होने वाले दर्द को सहन कर रहा था।
उसकी आंखें लाल हो गईं, मानो वह एक क्रोधित जंगली जानवर हो। उसने झुकने से इनकार कर दिया और कुछ भी नहीं कहा। उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। 9VL/C0 पर न्यू कहानियों के लिए क्लिक करें। 2 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे बाद किन नान का शरीर अचानक एक बार फिर कांप उठा। उसके शरीर के भीतर का दर्द ज्वार की तरह था, जो पूरी तरह से खत्म हो गया था, और उसकी जगह एक बहुत ही राजसी शक्ति उसके चारों ओर उमड़ रही थी। ये बॉडी टेम्परिंग दायरे की 5वीं परत है। किन नान अपने चेहरे पर खुशी के भाव लिए खड़ा हो गया। वह अपनी मुट्ठी बंद करने और अपने भीतर बढ़ती शक्ति को महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। अगर कोई कहे कि बॉडी टेम्परिंग की चौथी परत बॉडी टेम्परिंग दायरे के भीतर एक छोटा सा परिवर्तन है, तो बॉडी टेम्परिंग की 5वीं परत पूरी तरह से अलग स्तर पर थी। इस स्तर ने न केवल व्यक्ति के शरीर को मजबूत किया, बल्कि ताकत और धारणा भी पूरी तरह से अलग स्तर पर पहुंच गई। बिना अतिशयोक्ति के कोई यह कह सकता है कि अगर किन नान को अब किन चांग कोंग से मिलना होता, तो उसे पूरी तरह से हराने के लिए अपनी आधी ताकत का ही इस्तेमाल करना पड़ता। नान ए, इस क्षण में किन तियान ने प्रवेश किया और किन नान से नजरें मिली। उसका चेहरा खुशी से भर गया और वह कहे बिना नहीं रह सका, क्या कुछ अच्छा हुआ। किन तियान के पीछे टाइसन था, जो किन नान को एक नजर से देखते हुए थोड़ा संदिग्ध था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि किन नान पहले से अलग थी, लेकिन वह ये नहीं बता पा रहा था कि वास्तव में वह कैसी है। अचानक टाइसन को एहसास हुआ और उसने बड़े आश्चर्य से कहा, तुम बॉडी टेम्परिंग चरण की 5वीं परत को तोड़ चुके हो। जब किन तियान ने यह सुना, तो उसने भी किन नान पर नजर डाली। किन नान की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद, यहां तक कि किन तियान, जिसे किन कबीले का नंबर 1 विशेषज्ञ माना जाता है, पूरी तरह से चकित था। किन नान, उसने वास्तव में बॉडी टेम्परिंग चरण की 5वीं परत को तोड़ दिया। मार्शल स्पिरिट अवेकनिंग समारोह को अभी आधा महीना ही हुआ था। इतने समय में बॉडी टेम्परिंग स्टेज की चौथी परत को पार करना बहुत ही भारी था, लेकिन अब वह बॉडी टेम्परिंग स्टेज की 5वीं परत को भी पार कर गया था। ये वाकई बहुत डरावना था। दोनों लोगों के हाव भाव देखकर किन नान ने तुरंत समझाना शुरू किया, पिताजी, अंकल सैन, लोंगू पर्वत श्रृंखला में मेरी जो सौभाग्यपूर्ण मुलाकात हुई, वह वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक औषधि थी। जब मैं बॉडी टेम्परिंग चरण की चौथी परत तक पहुंच गया, तब तक मैंने इसे परिष्कृत करना समाप्त नहीं किया था। मैं बॉडी टेम्परिंग चरण की 5वीं परत तक पहुंचने के लिए इसकी बची हुई शक्ति पर निर्भर था। किन तियान और टाइसन ने यह स्पष्टीकरण सुनने के बाद बिना किसी संदेह के तुरंत उनके चेहरे पर खुशी छा गई। अगर स्वर्ग और पृथ्वी की यह आध्यात्मिक दवा न होती, तो वे दोनों इस तरह की भयावह गति से आगे बढ़ने पर विश्वास नहीं करते। आखिरकार किन नान की मार्शल स्पिरिट केवल एक मामूली प्रथम श्रेणी के हुआंग रैंक की थी। जैसा कि उन्होंने इस बिंदु तक सोचा, किन तियान और टाइसन को किन नान की किस्मत से कुछ ईर्ष्या थी। स्वर्ग और पृथ्वी की एक आध्यात्मिक दवा जो किसी को केवल आधे महीने में बॉडी टेम्परिंग चरण की 5वीं परत तक पहुंचने की अनुमति देती है, उसे असाधारण रूप से कीमती माना जा सकता है, और कुछ ऐसा जो मिलना बेहद दुर्लभ है। ये सही है, पिताजी, अंकल सैन, क्या कोई कारण है कि आप आज मुझे ढूंढ रहे हैं? किन नान ने अपने प्रश्न से विषय बदल दिया। किन तियान ने अपना सिर थपथपाया और याद किया कि वह यहाँ किस लिए आया था। वह खुद को हंसने और खुद को कोसने से रोक नहीं पाया। बेशक एक कारण है। कल वह दिन है जब रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय शिष्य भर्ती समारोह होता है। किन कबीले और फैंग कबीले में हर कोई पागलपन की हद तक व्यस्त है। तुम अकेले व्यक्ति हो जो अपने आंगन में छिपे हुए हो, इस तरह से साधना कर रहे हो जैसे कि यह तुम्हारे लिए पूरी तरह अप्रासंगिक है। टाइसन, जो उनके बगल में था, ने भी मुस्कुराते हुए कहा, युवा स्वामी किन नान, आज कुलपति और मैं आपसे ये पूछने आए हैं कि क्या आप रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के शिष्य भर्ती समारोह में भाग लेने की योजना बना रहे हैं या नहीं। मैं भाग ले रहा हूँ। बेशक मैं भाग ले रहा हूँ, किन नान ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। पिताजी, अंकल सैन, आपको अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भले ही मुझे रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के शिष्यों में से एक बनने के लिए नहीं चुना गया हो, लेकिन युवा पीढ़ी के भीतर कोई भी मेरे वर्तमान साधना स्तर के कारण मुझे चोट नहीं पहुंचा पाएगा। जब किन तियान और टाइसन ने यह सुना, तो उन्होंने दोनों ने सिर हिलाया। 5वीं कक्षा के हुआंग रैंक की साधना किन कबीले और फैंग कबीले दोनों के भीतर एक चरम अस्तित्व है, और युवा पीढ़ी में कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता। अगर कोई पूरी तरह से साधना पर ध्यान केंद्रित करता है, तो कोई भी किन नान के बराबर नहीं हो सकता। जैसे ही किन तियान ने अपने दिल की चिंता को दूर किया, उसने कहा, रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का शिष्य भर्ती समारोह इस बार किन कबीले और फैंग कबीले के बीच एक संयुक्त बैठक है। इसे 2 राउंड में विभाजित किया जाएगा। पहला राउंड फैंग कबीले और किन कबीले के लिए 30 शिष्यों का चयन करना है, उन्हें लॉटरी निकालना है और एक दूसरे से लड़ना है। शीर्ष 5 विजेताओं को दूसरे राउंड में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। दूसरा राउंड वैसा ही है जैसा आपने अनुमान लगाया है। यह आपकी मार्शल स्पिरिट को मुक्त करना है और मार्शल स्पिरिट के ग्रेड का विश्लेषण करना है। वे कितने लोगों का चयन करेंगे, ये कुछ ऐसा है जो रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के लोगों ने नहीं बताया है। क्या ऐसा है? किन तियान ने अपना सिर हिलाया। अचानक कुछ दिमाग में आया और उसने पूछा, ये समारोह कहाँ होगा? स्थान फैंग कबीले में होगा, किन तियान ने उदासीनता से कहा। किन तियान अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। शिष्य भर्ती समारोह फैंग कबीले के मैदान में आयोजित किया जाएगा। हालांकि कोई विशेष कारण नहीं था, लेकिन फैंग रुलोंग के फैंग कबीले के भीतर होने के कारण किन नान को इस बात का अधिक से अधिक यकीन होने लगा कि फैंग कबीला कुछ साजिश कर रहा है। वे इस बार शिष्य भर्ती समारोह का उपयोग किन कबीले से निपटने के लिए करने की योजना बना रहे हैं। जैसे ही किन नान ने उनके कारणों में से एक को समझा, उसका दिल शांत होने लगा। थोड़ी सी भी चिंता नहीं थी, इसलिए उसने किन तियान और टाइसन को चेतावनी देने के लिए कुछ नहीं कहा। ओह ठीक है, किन नान, मैंने पेट्रियार्क से सुना है कि आपने किन चांगकोंग को हराने के लिए जिस कला का इस्तेमाल किया था वह थंडर क्रैश सेबर आर्ट थी। किन तियान के बगल में खड़े टाइसन ने अचानक पूछा। हाँ अंकल सैन, किन नान ने उत्तर दिया। ये बहुत बढ़िया है। ऐसा हुआ कि मैं थंडर क्रैश सेबर आर्ट भी सीखता हूँ और मुझे इसके बारे में काफी समझ है। मैं यंग लॉर्ड को ये देखने दूंगा और मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए मददगार हो सकता है। टाइसन ने हंसते हुए उसकी छाती से एक पुरानी किताब निकाली। किन नान ने जो सुना उससे वह हैरान रह गया। उसे कभी पता नहीं चला कि टाइसन ने थंडर क्रैश सेबर आर्ट भी विकसित की है। तुम छोटे दोस्त, जल्दी करो और इसे स्वीकार करो। अंकल सैन ने कई सालों तक खुद को थंडर क्रैश सेबर आर्ट में डुबो रखा है। उन्होंने सेबर के साथ एक का क्षेत्र भी हासिल कर लिया है। अब तुम्हारे अंकल सैन तुम्हें अपनी समझ प्रदान कर रहे हैं और ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा लाभ है, किन तियान ने कहा। कृपाण वाला, किन नान के चेहरे पर हैरानी बढ़ गई, लेकिन उसने इस सहायता को लेने से इनकार नहीं किया। इसके बजाय उसने सीधे प्राचीन पुस्तक स्वीकार कर ली और गंभीर स्वर में टाइसन को प्रणाम किया। धन्यवाद अंकल सैन, आपकी उदारता के लिए।
मैं, किन्नान, वास्तव में आपको पर्याप्त धन्यवाद नहीं दे सकता। मार्शल दुनिया में मार्शल आर्टिस्ट के पास मार्शल स्किल के प्रति जो समझ होती है वह बहुत कीमती होती है, इसलिए कोई भी इसके लिखित अनुभवों के मूल्य की कल्पना कर सकता है। इन अनुभवों के कारण किसी का मार्शल स्किल और भी गहरा हो सकता है और यहाँ तक कि बहुत ऊंचे दायरे में भी कदम रख सकता है। इस प्रकार टाइसेन द्वारा किन्नान को दिया गया यह उपहार वास्तव में बहुत कीमती था। टाइसेन ने भी इस कार्रवाई का विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने कहा, युवा प्रभु, आपकी मार्शल स्किल प्रतिभा हमेशा मेरी तुलना में बेहतर रही है। इस शहर में कोई भी आपके बराबर नहीं है। सौभाग्य से आप मेरी साधना के रिकॉर्ड के लिए उपयुक्त हैं। रहस्यवादी आत्मा शिष्य भर्ती समारोह शुरू होने से पहले एक और दिन है। मैं यहाँ रहूंगा, इसलिए यदि आपके पास कोई पेचीदा सवाल है तो मुझसे पूछने से न डरें। यह अच्छा है। हालांकि वह थोड़ा हिचकिचाया, किन्नान ने तुरंत वादा किया और उसे धन्यवाद दिया। टाइसेन व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन देने के लिए आगे आए और यह उनकी अच्छी इच्छा थी। उन्होंने शिष्य भर्ती समारोह के दौरान किन्नान के और भी मजबूत बनने की कामना की। किन्नान को बस इस अच्छी इच्छा को स्वीकार करना था। पिताजी, अंकल सैन, अब मैं आपको अकेला छोड़ देता हूँ। किन्नान ने अपना गुडबैंड दिया और तुरंत अपने आंगन के भीतर बड़ी चट्टान पर चला गया और प्राचीन पुस्तक को पलटने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। वह पूरी तरह से इसके प्रति आसक्त लग रहा था। किन्नान को हमेशा से ही मार्शल स्किल्स में बहुत रुचि थी, इसलिए ये रुचि उसकी साधना में रुचि से भी अधिक थी। जब किन्तियान और टाइसेन ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में थोड़ी लाचारी थी, लेकिन ज्यादातर संतुष्टि थी। तो क्या हुआ अगर किन्नान के पास केवल प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट था? किन्नान में मजबूत बनने की इच्छा शक्ति और दृढ़ता थी। यह विशेषता पहले से ही अविश्वसनीय रूप से कीमती थी। इसने लोगों को संतुष्टि का एहसास कराया। इसके बाद किन्नान ने खुद को पूरी तरह से प्राचीन पुस्तक में डाल दिया। जैसा कि किन्तियान ने कहा था, टाइसेन ने कम से कम कृपाण के साथ एक क्षेत्र को प्राप्त किया था। इसकी समझ के भीतर किन्नान की आंखों को चमकाया और उसे आशा की भावना दी। टाइसेन कैरी के बीच में खड़ा था और कभी कभी किन्नान की ओर देखता था। वह दिल से तेजी से महसूस कर रहा था। इस दौरान टाइसेन के दिमाग में अचानक एक विचार आया, क्या एक दिन के समय सीमा के भीतर उसे कितना समझा जा सकता है? इसके बाद टाइसेन अनायास ही हंस पड़ा। यद्यपि किन्नान की मार्शल स्किल्स के लिए जन्मजात प्रतिभा महान थी, लेकिन एक ही दिन में प्रगति करना असंभव था। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, वैसे वैसे प्राचीन पुस्तक में भी डूबा हुआ था। 6 घंटे गुजरने के बाद आकाश का रंग अचानक बदल गया। काले बादलों की एक अंतहीन मात्रा एक साथ आ गई, जिससे आकाश पूरी तरह से काला हो गया। इस आकाश के भीतर एक धीमी दबी हुई गड़गड़ाहट गूंज। इसके बाद आकाश में एक स्लुइस गेट की तरह खुल गया और एक अंतहीन मात्रा में बारिश का पानी एक ही बार में असीम जोश के साथ बरसने लगा। अरे यार, ये मौसम इस तरह कैसे बदल सकता है? टाइसेन खुद को कुछ कहने से नहीं रोक पाया, लेकिन वह इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। उसने तुरंत किन्नान की ओर मुंह किया और चिल्लाया, किन्नान, किन्नान। भले ही टाइसेन ने किन्नान को परेशान न किया हो, लेकिन इस तूफान के साथ गरज, बारिश और बाकी सब कुछ उसके प्रशिक्षण में बाधा डालेगा। जो लोग जागृति के बीच में हैं, उनके लिए यह न केवल उचित है बल्कि नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। जैसे ही टाइसेन चिल्लाया, उसका दृश्य सहज रूप से किन्नान की ओर गया। इन परिस्थितियों में टाइसेन मानो बिजली से मारा गया हो। उसने आकाश से बरसती बारिश और तेज गड़गड़ाहट की गूंजती आवाजों को अपने सिर के पीछे फेंक दिया। वह केवल आकाश से बरसती बारिश को देख सकती थी, जो जमीन पर गिर रही थी, और हर जगह छिपी मारती हुई उसकी टकटकी टपक की आवाज सुन सकती थी। किन्नैन प्राचीन अभिलेखों को खींचते हुए पुस्तक के पन्ने दर पन्ने पलटने लगा। मानो वह किसी जादुई समाधि में चली गई हो। उसने अपने आसपास की सेहत पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य अवरोध खड़ा कर दिया गया हो और जहां कोई नैन बैठा था, वहां से 10 इंच की दूरी पर अचानक बारिश रुक गई, जिसे एक अदृश्य ढाल ने रोक दिया। किन्नान के शरीर के चारों ओर 10 इंच की दूरी पवित्र भूमि के एक टुकड़े में बदल गई थी, जिसमें न तो पानी और न ही आग प्रवेश कर सकती थी। हालांकि टाइसेन, जिसे वज्र तलवार कला में कई दशकों का अनुभव था, ये बात बहुत अच्छी तरह से जानी गई थी। यह कोई अदृश्य अवरोध नहीं था, यह था कृपाण का इरादा। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने कई वर्षों तक थंडर क्रैश सेबर आर्ट की साधना की है और सेबर के साथ एक के क्षेत्र को पूरी तरह से समझा है, कोई कह सकता है कि टाइसेन सेबर इंटेंट से बेहद परिचित था। कोई व्यक्ति इस तरह के सेबर इंटेंट को तभी समझ सकता है जब उसने सेबर के साथ एक को एक निश्चित गहराई तक समझ लिया हो और ग्रेट सक्सेस रील हासिल कर लिया हो। किन्नान ने तो अभी कृपाण के साथ एक क्षेत्र में एक कदम ही रखा था और उसने एक ही दिन में इस तरह का स्तर हासिल कर लिया। किन्नान की समझ का स्तर कितना भयावह था। टाइसेन ने एक गहरी सांस ली और किन्नान की आंखों में देखा, लेकिन इस बार उसने किन्नान को नहीं बुलाया। कृपाण इरादे से किसी के शरीर की रक्षा करने के कारण बारिश का पानी उसे छू नहीं सकता था। इसके अलावा उसके चारों ओर की गड़गड़ाहट की आवाज भी सुरक्षा के रूप में काम करती थी। किन्नान को परेशान करना असंभव था, जो एक गहन अवस्था में था। यदि युवा स्वामी किन्नान की मार्शल स्पिरिट उच्च कोटि की होती तो उनकी उपलब्धियां किस स्तर तक पहुंचती। टाइसेन ने मन ही मन सोचा कि किन्नान के पास केवल प्रथम श्रेणी का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है और वह आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। हालांकि किन्नान के पास एक प्रभावशाली जन्मजात मार्शल स्किल प्रतिभा है, लेकिन उसका मार्शल स्पिरिट ग्रेड बहुत कम था। कैंगलान महाद्वीप पर इसका मतलब केवल ये हो सकता है कि उसकी उपलब्धि बहुत अच्छी नहीं होगी। जैसे जैसे समय बीतता गया, बारिश लगातार बरसती रही और लगातार गड़गड़ाहट होती रही। हालांकि इस समय किन्नान के आंगन में बारिश की बूंदों या गड़गड़ाहट की आवाज नहीं थी। इसके बजाय एक भिनभिनाने वाली आवाज गूंज रही थी। यह आवाज किन्नान के शरीर के चारों ओर लगे कृपाण इरादे से आ रही थी। यह एक कृपाण की तरह था जो अकल्पनीय गति से कांप रहा था। किन्नान के शरीर के चारों ओर लगा कृपाण इरादा लगातार घना और शक्तिशाली होता जा रहा था। 14 घंटे बाद एक धमाके की आवाज आई। किन्नान के शरीर को ढंकने वाला कृपाण का इरादा बिखरने लगा और वह अपनी उन्मत्त अवस्था से जाग उठा। आसमान लगभग उजला हो गया है। किन्नान ने अवचेतन रूप से अपना सिर उठाया और महसूस किया कि आकाश उज्जवल हो रहा था। वह चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। ऐसा लग रहा था कि वह प्राचीन पुस्तक में इतना डूब गया था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसने इसे पढ़ने में कितना समय लगाया था। उसके बाद किन्नान ने एक संतुष्ट मुस्कान प्रकट की। पिछले 14 घंटों में उसे जो फसल मिली वह कोई छोटी बात नहीं थी। बधाई हो यंग लॉर्ड, कृपाण के इरादे को समझने के लिए, कृपाण के साथ एक और महान सफलता चरण को प्राप्त करने के लिए। उस पल टाइसेन घर से बाहर चला गया। उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। ये सब अंकल सैन की मदद की बदौलत संभव हुआ। किन्नान ने तुरंत अपना आभार प्रकट किया। अगर अंकल सैन के साधना रिकॉर्ड न होते तो वह इतने कम समय में इस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाते।
टाई सेन ने अपना सिर हिलाया। युवा लॉर्ड, विनम्र मत बनो। ये सिर्फ आपकी जन्मजात प्रतिभा है जो बेहद भयानक है। किन नान ने इसे नजरअंदाज किया और जिज्ञासा से पूछा, ओह ठीक है, अंकल सैन, आपने अभी जिस सेबर वाले क्षेत्र का जिक्र किया है, उसका ये ग्रेटर सक्सेस स्टेज क्या है? टाई सेन का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने कहा, यंग लॉर्ड, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी वर्तमान कृपाण कला उस शक्ति को पूरी तरह से पार कर गई है जो थंडरक्रैश कृपाण कला में मूल रूप से होनी चाहिए थी? किन नान चौंक गए, लेकिन जल्दी से सिर हिला दिया। वास्तव में ये भावना थी। थंडरक्रैश सेबर आर्ट किन कबीले के भीतर केवल एक मध्यम श्रेणी का मार्शल कौशल था। किन नान वन विद द सेबर का उपयोग कर सकते थे और सेबर इंटेंट के साथ आगे बढ़ सकते थे। यदि प्रतिद्वंद्वी उच्च श्रेणी का मार्शल कौशल या यहां तक कि सर्वोच्च श्रेणी का मार्शल कौशल भी इस्तेमाल करता तो वे उसके बराबर नहीं होते। टाई सेन ने आगे कहा, जैसा कि सभी जानते हैं, मार्शल स्किल्स को निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और सर्वोच्च वर्ग में विभाजित किया जाता है। मार्शल स्किल की श्रेणी जितनी उच्च होगी, उसकी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। हालांकि ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोई केवल मार्शल स्किल को देखे तो यह वास्तव में सही है कि यह जितनी उच्च श्रेणी की होगी, इसकी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। हालांकि एक बार जब आप मार्शल स्किल के साथ दूसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं, उदाहरण के लिए वन विद द सेबर, तो कोई अपनी शक्ति निर्धारित करने के लिए अपनी कक्षा का उपयोग नहीं कर सकता है। इस मामले में यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह किस दायरे में है। क्षेत्र। किन नान को लगा कि वह इसे थोड़ा बहुत समझ गया है। टाई सेन ने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। आप जितने ऊंचे दायरे में होंगे, आपकी शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। उदाहरण के लिए, कृपाण के साथ एक के अलावा तलवार के साथ एक वाले अन्य भी हैं और इसी तरह। उन्हें हथियारों के साथ एक कहा जाता है। ये पहला क्षेत्र है और इसे निम्न में विभाजित किया गया है, नींव, महान सफलता और पूर्णता। हथियारों के साथ एक के बाद मिनट सूक्ष्मता नामक एक और भी उच्च क्षेत्र है। उसके बाद और भी उच्च मार्शल क्षेत्र हैं, हालांकि मुझे इस विषय पर विवरण नहीं पता है। हथियारों के साथ एक से ऊपर है सूक्ष्मता। मैं समझ गया। किन नान को अचानक एहसास हुआ और अब वह पूरी तरह से समझ गई। उदाहरण के लिए, मार्शल स्किल केवल एक अस्थायी उपाय होगा। जब तक कोई व्यक्ति क्षेत्र को समझ सकता है और इस पर निर्भर करता है कि वह कितना समझता है, तब वह जो शक्ति प्राप्त कर सकता है वह सामान्य से भी अधिक होगी। थंडरक्रैश सेबर आर्ट में किन नान की वर्तमान दक्षता इतनी अधिक थी कि अब कोई भी इस कला को मध्यम श्रेणी के मार्शल स्किल के रूप में वर्णित नहीं कर सकता था। इस बिंदु पर कोई व्यक्ति इसके स्तर का वर्णन करने के लिए केवल सेबर के साथ एक और ग्रेटर सक्सेस स्टेज शब्दों का उपयोग कर सकता था। युवा प्रभु, चूंकि आकाश अभी भी उज्जवल नहीं है, तो क्या हमें अब चलना शुरू कर देना चाहिए ताकि हम किन कबीले के लोगों में शामिल हो सकें और रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय के शिष्य भर्ती समारोह में भाग लेने के लिए फैंग कबीले की ओर बढ़ सकें। टाई सेन मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे याद दिलाया क्योंकि उसने देखा कि किन नान ने विचार करना शुरू कर दिया था। किन नान को होश आया और उसने महसूस किया कि आकाश अभी भी नहीं बुझने के बावजूद किन कबीले में अभी भी शोर और उत्साह की हलचल थी। ये सुनकर उसने अपना सिर हिलाया। टाई सेन और किन नान किन कबीले के मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड की ओर चल पड़े। 9VL/C0 मीटर पर नई कहानियों के लिए क्लिक करें। चहल पहल भरे मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड पर किन ताइबा अपने चेहरे पर चमक और गुलाबी रंग के लिए हुए मुख्य सीट पर बैठे थे। उनके पीछे दूसरे बड़े और तीसरे बड़े के साथ साथ अन्य परिजन भी थे, जबकि दूसरी तरफ परिजन तियान थे। हालांकि उनके पीछे कोई नहीं था, वह वहां अकेले खड़े थे, इसलिए अंतर बहुत स्पष्ट था। उनके नीचे के सभी शिष्यों का नेतृत्व कौन चांगकॉन कर रहे थे। वर्तमान में एक लड़की चांगकॉन पहले वाली की तरह ही थी। उसका चेहरा गर्व से भरा हुआ था और उसके शरीर से एक ऐसी आभा निकल रही थी जो अप्रत्याशित रूप से बॉडी टेम्परिंग चरण की तीसरी परत की तुलना में एक स्तर अधिक दुर्जय थी। ये स्पष्ट था कि उसने पिछले कुछ दिनों में और भी अधिक साधना सामग्रियों का प्रयोग किया था। जब टाई सेन और किन नान ने मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रवेश किया तो मूल भावुक वातावरण अचानक शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने आग पर पानी की एक बाल्टी डाल दी हो। भीड़ में मौजूद सभी लोगों की झलकियां तुरंत ही उन्हें अंदर आते देखने के लिए मुड़ गईं। सबसे पहले देखने वालों में स्वाभाविक रूप से किन ताइबा और किन चांगकॉन थे। पिता और पुत्र के हाव भाव और हत्या के इरादे से भरे हुए थे। अधीरता का भी एक संकेत था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पिता और पुत्र ने पहले ही तय कर लिया था कि वे रहस्यमय आत्मा संप्रदाय के शिष्य भर्ती समारोह के दौरान बदला लेंगे। अन्य दृश्य किन जनजातियों के सदस्य और उपस्थित लोगों के थे। कुछ समय पहले ही कॉन्फ्रेंस के हॉल में किन नान द्वारा किन चांगकॉन कोहल के बाद उन्होंने बड़ों और उपस्थित लोगों की भीड़ को भी फटकार लगाई थी। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों को देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उस समय किन नान के शब्दों का कोई भी असर नहीं हुआ था। बड़ों और उपस्थित लोगों ने किन नान को घृणा की दृष्टि से देखा और यह स्पष्ट था कि वे उसे बिल्कुल भी लेबल से नहीं लेते थे। तुम किन नान अभी भी कह रही हो कि पछताना मत। ये बिल्कुल मजेदार है। तुम्हारे पीछे पड़े रहो। किन नान किन तियान को पछताना पड़ेगा। ये आदर्श रूप से किन वंश के शिष्य थे। इन शिष्यों की दृष्टियां अधिक ईमानदार थीं और उन्हें न तो उपहास था न ही उपहास। ऐसा इसलिए था क्योंकि किन नान की साधना उनसे कहीं ज्यादा थी, इसलिए उनमें उनका सामना करने का आत्मविश्वास नहीं था। हालांकि शिष्यों की भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो तिरस्कार की मुद्रा में थे। कुछ लोग तो धीमी आवाज में किन नान का उपहास करने के लिए भी आगे बढ़ गए। उनमें से सबसे अधिक अतिवादी किन कबीले का व्यापक व्यक्ति कौन है। किन नान का चेहरा भावहीन था। जब वह पहली बार मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड में दाखिल हुआ था तब उसने पहले ही स्थिति पर ध्यान दे दिया था। हालांकि उसके दिल में भीड़ के प्रति थोड़ी निराशा थी, फिर भी उसने जल्दी से खुद को शांत कर लिया। उसने बड़ों, उपस्थित लोगों और शिष्यों की ओर एक नजर भी नहीं डाली। किन नान और टाई सेन के किन तियान के पीछे खड़े होने के बाद ही मौत की तरह शांत मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड में थोड़ा और शोर हुआ। इस क्षण में किन तियान ने एक हलचल भरी आभा के साथ अपना मुंह खोला। अच्छा, सभी को नियम समझ में आने चाहिए, है ना? उस स्थिति में मैं इसके बारे में और कुछ नहीं कहूंगा। चूंकि सभी आ चुके हैं तो हमें फैंग कबीले के लिए प्रस्थान करना चाहिए। ये कहने के बाद किन तियान ने हाथ हिलाकर किन नान और टाई सेन को अपने साथ चलने का इशारा किया। उसके पीछे किन ताइबा और उसकी टोली थी जो जल्दी से उसके पीछे चल पड़ी। किन ताइबा के पीछे किन कबीले की सेनाएं थीं जो सभी फैंग कबीले की ओर बढ़ रही थीं। किन तियान का पीछा करने के कुछ समय बाद किन नान ने बहुत दूर नहीं एक विशाल लाल लकड़ी का गेट देखा। इस महान द्वार के ऊपर एक सुनहरी पट्टिका थी। सुनहरी पट्टिका पर 2 अक्षर थे जिन पर लिखा था फैंग कबीले। सुलेख शैली जोरदार और अतुलनीय रूप से बोल्ड थी। महान द्वार के बाहर नौकरों की 5 पंक्तियां थीं। ये सभी नौकर लाल वस्त्र पहने हुए थे और सभी खुशी से भरे हुए लग रहे थे।
किन कबीले की भीड़ को देखने के बाद उनमें से एक नौकर, जो बॉडी टेम्परिंग चरण की तीसरी परत के साथ था, बाहर आया और चिल्लाया, किन कबीला आ गया है। ये सुनने के बाद फैंग कबीले के भीतर से एक भयंकर ऊर्जा फूट पड़ी। एक ऊंचा कद वाला व्यक्ति अपने शरीर पर सफेद बाघ की पोशाक पहने हुए आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर मुस्कान होने के बावजूद उसकी ऊर्जा अभी भी बहुत भयंकर थी। ये व्यक्ति फैंग कबीले का कुलपति फैंगली था। जैसे ही फैंगली प्रकट हुआ, किन कबीले के उपस्थित लोगों और शिष्यों के दिलों में तनाव महसूस होने लगा। किन कबीले, आप यहाँ हैं। मुझे पहले ये कहना चाहिए, भाई किनतियान, हमारे मैदान छोटे हैं इसलिए हम आपका भव्य स्वागत नहीं कर सकते। कृपया मुझे माफ करें, फैंगली ने स्वागत भरी मुस्कान के साथ कहा। उसकी नजरें किनतिबा पर बिल्कुल भी नहीं टिकी थी, ये सिर्फ किनतियान पर टिकी हुई थी। किन ताइबा का चेहरा बदल गया। किसी को ये समझना था कि यद्यपि किनतियान कुलपति था, लेकिन कौन नहीं जानता था कि वास्तव में किन कबीले में सत्ता किसके पास है, वह किन ताइबा था। फैंगली द्वारा की गई यह हरकत मूल रूप से किन ताइबा के चेहरे पर तमाचा मारने जैसी थी। हालांकि वर्तमान में वे फैंग कबीले के क्षेत्र में थे। इसके अतिरिक्त ये रहस्यवादी आत्मा संप्रदाय का शिष्य भर्ती समारोह भी था। भले ही किन ताइबा का गुस्सा बिगड़ रहा था, फिर भी उसे इसे रोकना था। फैंग कबीला पहले से ही काफी फिजूल खर्च है, भाई फैंगली। चलो, अभिवादन के आदान प्रदान में समय बर्बाद न करें। दोनों बुजुर्गों को इंतजार न करवाएं। किनतियान शांत रहा, उसे इस बात से कोई ऐतराज नहीं था। फैंगली ने कुछ नहीं कहा। वह लोगों की भीड़ को फैंग वन में ले आया। हालांकि एक समय ऐसा आया जब उसने किनतियान से बात करने की पहल की और यहाँ तक कि किन नान के बारे में भी पूछा। उसने किनतिबा की तरफ कोई नजर नहीं डाली, जो उसके बगल में था। फैंगली किन कबीले से भीड़ को सीधे उनके मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड में ले आया। मार्शल ट्रेनिंग ग्राउंड के भीतर एक भव्य मंच था। ये भव्य मंच जैद से बना था और बहुत ही शानदार दृश्य देता था। इस भव्य मंच के नीचे 50 मील का एक अखाड़ा था। अखाड़े के ऊपर भोजन की पंक्तियां थीं। किन्नान शांत और संयमित रहते हुए किनतियान के पीछे पीछे चला। उसने अपनी नजरें फैंग योनी के शिष्यों पर घुमाना शुरू कर दिया। उसकी नजर तुरंत एक युवक पर टिक गई। इस युवक ने सफेद लबादा पहना हुआ था और उसका फिगर फैंगली जैसा था, बहुत ऊंचा। हालांकि इस युवक से ऐसी आभा निकल रही थी जो ये दिखा रही थी कि उसने बॉडी टेम्परिंग स्टेज की तीसरी परत ही हासिल की है। जब कोई व्यक्ति इस युवक को देखता था तो स्वाभाविक रूप से वह भी अपने कबीले के लोगों की भीड़ में से देखता था। हालांकि उसकी आंखों में भारी तिरस्कार भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति फैंग रुलोंग है। उसके पास छठी कक्षा का हुआंग रैंक वाला मार्शल स्पिरिट है। उसके लिए बॉडी टेम्परिंग चरण की केवल तीसरी परत हासिल करना असंभव है। ऐसा लगता है कि वह अपनी साधना को छिपा रहा है। किन नान ने अपने दिल में मोटे तौर पर अध्ययन किया। उसकी नजर जल्दी से भव्य मंच पर चली गई। वास्तव में कौन जानना चाहता था कि रहस्यमय आत्माओं के संप्रदाय के ये लोग कितने शक्तिशाली थे। इसके अलावा जिस क्षण किन कबीले की झलक उस ओर पड़ी, उसे भव्य मंच से एक और झलक पुरानी हुई महसूस हुई। जैसे ही दोनों नजरें टकराईं, किन्नान का चेहरा अचानक बदल गया।